गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने पीछे की वीडियोस देखी होंगी, ठीक है ना। उसमें हमने देखा है, बताया आपको कि जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होने वाला है परसों, उस बोर्ड के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और आगे की वीडियो आज हम जो बना रहे हैं वो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इन डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में डिटेल से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है उन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद मुझे बताएंगे, कोई चीज ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक के तत्व, है ना। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको बताने का इसमें प्रयास करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं संक्रमण धातु में। संक्रमण धातु में क्या होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो देखिए, दोज एलिमेंट्स whose last electron is filled in n-1 d subshell are known as the transition element। हिंदी में कह सकते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष में भरता है संक्रमण धातु के कहलाते हैं, ठीक है। एक बात और कह सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स which can shows the variable valency are known as the transition element। ऐसे तत्व जो परिवर्ती आक्सीकरण संख्या या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं संक्रमण धातु में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। डेफिनेशन दोनों बता दिया, दोनों में लिख लेंगे आप। इन संक्रमण धातुओं में कौन कौन से एलिमेंट हैं और कौन कौन से हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें 4 सीरीज है। एक को कहते हैं हम लोग 3D सीरीज, एक को कहते हैं हम लोग 3D श्रेणी, दूसरे को कहते हैं 4D सीरीज। ये बेटी, दूसरे को क्या कहते हैं 4D सीरीज, 4D सीरीज या 4D श्रेणी। अगले वाले को कहते हैं 5D सीरीज या फिर 5D श्रेणी। और अगला है 6D सीरीज यानी कि 6D सीरीज। ध्यान से ये समझना है कि इनमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 3D सीरीज के एलिमेंट, इनको हम लोग ध्यान से समझें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ये बात समझ में आ गई। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और कौन कौन से एलिमेंट हमें पढ़ने हैं उनको जरा ध्यान से समझें। नंबर 1 लिखें, ठीक। पहला लिखेंगे 3D श्रेणी या फिर 3D सीरीज। 3D सीरीज में ध्यान रखिएगा, स्कैंडियम से लेकर के कहां तक, जिंक। स्कैंडियम होता है 21 और जिंक होता है 30, यहां तक के एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट को हम लोगों ने किसमें शामिल किया है, 3D सीरीज में शामिल किया है, ठीक है। तो आपको ये बताया कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ये सारे एलिमेंट किसमें शामिल किए गए हैं, 3D सीरीज में शामिल किए गए, ठीक है। अब यही जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं इन्हीं के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना। तो अब आप अगली हेडिंग बना लेंगे, क्या हेडिंग रहेगी आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। हिंदी में लिख लेंगे संक्रमण धातुओं के गुण। क्या लिखेंगे, संक्रमण
धातुओं के गुण। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे नंबर 1, पहले जो प्रॉपर्टी रहेगी उसे कहेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जितने भी रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं उन सब के आंसर इसी से निकल, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला देखेंगे स्कैंडियम। स्कैंडियम का कितना होता है 21, तो 2, 8, 9 और 2 होगा, अर्थात ये 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 3d1 और 4s2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत, ठीक है। ये थर्ड से यहाँ तक चलेगी, ये दूसरे से, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम के बाद आपका आ जाता है टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद कौन है टाइटेनियम 22, तो ये हो जाएगा 2, 8, 10 और 2, अर्थात 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर इसके बाद 3d2 और 4s2, है ना। एक एक करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। अब जो हमें आवश्यक है वो सुनिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर 23 हो जाएगा वेनेडियम, फिर इसके बाद क्रोमियम का देखिए, इंपॉर्टेंट कौन सा है क्रोमियम 24, इसका होता है 2, 8, यहाँ पर होना चाहिए 12 और 2, लेकिन ये गलत है, होता क्या है 13 और 1 हो, ठीक है। इससे आप लिखेंगे एसपीडीएफ में तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद 3s2, 3p6, 3d5 और ये 4s, ये आपका आ जाएगा क्रोमियम का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप देखेंगे मैग्नीज 25, कौन सा है मैग्नीज का, एक बार समझेंगे। मैग्नीज Mn 25, ये होगा 2, 8, 13 और 2, अर्थात ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d5, 4s2। इसके बाद आप देखेंगे आयरन, आयरन का 26 है, तो 2, 8, 14 और 2 हो जाएगा, इसका मतलब 1s2, 2s2, 2p6, फिर इसके बाद 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। देख लीजिए सही लिखा हुआ है, मैच कर लेते हैं। 14, 10, 24, 2, 26, 6, 4, 10, 12, 6, 18, 20, 6, 26, ठीक है। इसके बाद जो आपके लिए जरूरी है, आयरन के बाद निकेल, कोबाल्ट और कॉपर। कॉपर का देखिए, कॉपर होता है भैया 29, इसका एक होता है 2, 8, 17 और 2, एक दूसरा होता है 2, 8, 18 और 2, 18 और 1, इसका ये वाला भी कॉन्फ़िगरेशन सही है और ये वाला भी सही, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। क्या होगा ये 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d9, फिर ये 4s, ये पहला वाला हो जाएगा। या फिर दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 3d10 और ये 4s। अब आप समझिए, देखो इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के कारण हम लोग आगे के सारे आंसर इनके दे पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो जो इम्पोर्टेंट था, क्लियर। हाँ जी, अब आप लिखेंगे अगली हेडिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगली हेडिंग बनाएंगे आप एटॉमिक रेडियस, अर्थात परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। अगली हेडिंग क्या रहेगी एटॉमिक रेडियस, अर्थात नाम होगा इसका परमाणु त्रिज्या, ठीक है, ये समझा। देखो परमाणु त्रिज्या की अगर हम लोग बात करें
तो ग्रुप होता है, समूह होता है वर्टिकल, और पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल। पीरियड होता है क्षैतिज और ग्रुप होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि खंबे के जैसा जो होता है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या जो है ये पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, घटती, मीन्स डिक्रीज होती, डिक्रीज होती अर्थात घटती है, और ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती अर्थात क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो आप लिखेंगे किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और पीरियड में मीन्स आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इसमें कोई विशेष खास बात नहीं, जो खास बात है उस पर चलते हैं। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 जो ज्यादा पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, अब आप ध्यान से समझिए। देखो, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास में डी उपकोष क्या है, खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी है। डी उपकोष खाली होने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण धातु में परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक बात, बाकी के जो एलिमेंट हैं वो उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो वेरिएबल या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में जिंक को छोड़कर जितने भी तत्व हैं वो सब क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा इंग्लिश में क्या लिखेंगे, D block element shows the variable oxidation states because it has vacant d orbital, क्योंकि इसके पास में खाली d ऑर्बिटल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखें तो स्कैंडियम जो होगा ये +2 ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है, दिखा सकता नहीं, दिखाता है। क्लियर हो रही है बात। जो आपका कौन सा है, स्कैंडियम। इसके बाद में कौन सा आता है, स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम आपका +2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा और +4 दिखाएगा। ठीक है, वैनेडियम की अगर हम लोग बात करें तो वैनेडियम आपका +2 से लेकर के +2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, +4 दिखाएगा, +5 दिखाएगा। वैनेडियम के बाद में कौन सा आता है, क्रोमियम 24, ये भी आपका कहाँ तक जाएगा, ये भी आपका 6 तक चला जाएगा। +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा, +5 भी दिखाएगा और +6 भी दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर। आयरन की बात करो आप, आयरन की ध्यान से, आयरन इंपॉर्टेंट है। तो आयरन में ध्यान रखिए +2 दिखाएगा और +3 दिखाएगा। +2 वाले का नाम होता था फेरस और +3 वाले का नाम होता था फेरिक। क्लियर है। आयरन के बाद में कोबाल्ट, और ये सब आप कहाँ से निकाल के, मैं एक बार एक बता दूं आपको, ओपन करके बता दूं। चलो पहले सारे ले लेते हैं। कोबाल्ट में कौन कौन से दिखाएगा, +2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा और +4 दिखाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। कॉपर, कॉपर आपका कौन कौन से दिखाएगा, +1 दिखाएगा और +2 दिखाएगा। एक यहाँ पर लिख लेंगे जिंक, जिंक सिर्फ और केवल सिर्फ +2। अब आपको बताएं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होती है, उनका कारण सुनिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलो देखो, एक ज्यादातर जो पूछा जाता है उसका मैं बताऊं। जैसे आयरन, आयरन का नंबर कितना है, 26, 26, 2, 8, 14 और 2 आ जाएगा 10, 24, 25, 26। ठीक है, ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, फिर कितना आएगा 3d, 4s2।
4s2 कितना बचा, 6 2 8 6 14 3d6। अब आप समझो यहाँ में डी पर कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ 4s2 1 और ये क्या करेगा, पूछा था आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो भैया आयरन 2+ का बताने के लिए लास्ट वाले ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसका मतलब आ जाएगा 2 8 और 14। इसको जब बनाएंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। क्लियर है, लास्ट वाले ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये दिखा देगा +2 और इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरस, या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं FeRrOUS। जबकि Fe3+ का देखें आप तो ये आ जाएगा 2 8 और अब एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा तो बचेंगे कितने 13, अर्थात ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 6 और 3d 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें डी में कितने हैं, इसमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ डी में कितने हैं, यहाँ डी में कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। और अगर आप देखें इनमें से स्टेबल कौन ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है। जब ये कम स्थायी है कम स्टेबल है तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो डी में कितने बचेंगे 5 बचेंगे। इसका मतलब आयरन की दो ऑक्सीडेशन नंबर होंगी, +2 होगी और +3 होगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरिक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, FeRr। यहां तक क्लियर, ये हो गई ऑक्सीडेशन नंबर। यहां तक कुछ कहना है तो बताइए। अगली जो ज्यादातर पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी उसका नाम है रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। क्या नाम, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, अर्थात रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। हिंदी में लिख लेंगे, क्या लिख देता हूं, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है भैया, ये समझेंगे जरा। देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट में वो सारे एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन में या डी कोष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी क्या करते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पर एक क्वेश्चन में लिख लेना, बढ़िया सा इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कि डी ब्लॉक के सभी तत्व रंगीन होते हैं परंतु जिंक रंगीन नहीं होता है, जबकि जिंक क्या है, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट। इंग्लिश में क्वेश्चन लिख लेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज आर कलर्ड बट जिंक इज नॉट। वाई, क्यों ऐसा है, उसका कारण सुनिए। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर और ये जो प्रॉपर्टी दोनों सेम आंसर है। क्या आंसर लिखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स which have unpaired d electrons ठीक, has tendency to make colored ions। क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक के वे सभी तत्व
जिनमें अयुग्मित डी उपकोष उपस्थित हैं या जिनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है बेटा, कोई एग्जाम्पल आपको बताएं। कॉपर, कॉपर का ले लीजिए, है ना। कॉपर का क्या होता है? कॉपर होता है भैया 2829 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2817 और 2, 2817 और 2। ठीक है बच्चा, कैसा होगा? ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 और ये 4s2, है ना। अब आप देखो डी अभी, ये है आपका 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3d9। अब इसके पास में क्या है? डी में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी कि अयुग्मित, और अगर ये अनपेयर्ड है इसीलिए जो Cu2+ होता है, Cu2+ का मतलब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो 2 8 और क्या बचेगा? 17। ये कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है या नीले रंग का, ब्लू कलर का होता है या फिर नीले रंग का। ठीक है, तो इसके पास में डी ऑर्बिटल कैसा है? अयुग्मित है, इसीलिए ये कैसा है? नीले रंग का है या रंगीन यौगिक बना रहा है। जबकि इसी के आगे जिंक के बारे में सुनेंगे। जिंक के बारे में क्या है भैया, वो भी सुन लीजिए। देखो जिंक के पास मैंने अभी दिखाया आपको 30 होता था, तो ये 2 8 और 18 और 2 होगा। इसका मतलब ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, ये आएगा। अब डी में इलेक्ट्रॉन देखिए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में इलेक्ट्रॉन है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सब कैसे हैं? पेयर्ड है। सब कैसे हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा, इसीलिए जिंक रंगीन यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द एलिमेंट जिंक हैज पेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज नॉट टेंडेंसी टू मेक द कलर्ड आयंस और कलर्ड कंपाउंड्स। क्लियर हो गई ये बात? इसमें कोई शंका हो तो मुझे बताइए। आगे बढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। Mn3+ आयन, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होता है। क्या लिखेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन है Mn2+ आयन इज मोर स्टेबल देन Mn3+ आयन। हिंदी में क्या लिखेंगे? Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी है। ऐसा क्यों है? आइए इसका आंसर बताते हैं आप। इसका भी आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। देखो मैग्नीज होता था 25, आपने पढ़ा 2 8 13 और 2, है ना। अब तुम बताओ, ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद 3s2, 3p6, 3d5 और 4s2, ये आएगा। अब आप देखिए Mn2+ क्या होगा? ये आएगा 2 8 और 13, एसपीडीएफ करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s2, 3p6 और 3d5। अब डी में देखो कितने, डी में भैया इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा, Mn3+ को जरा देखिए, Mn3+, जब ये एक इलेक्ट्रॉन और कम कर देगा तो यहाँ हो जाएंगे 12,
यानी कि 2, 8 और 12 हो जाए। इसका जब एसपीडीएफ करेंगे तो आएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 और 3d4 आ जाए। अब आप देखो डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी में इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन 3d4। अब तो बताओ अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ द एलिमेंट विच हैज एग्जैक्ट फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स और एग्जैक्ट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इज मोर स्टेबल देन द अदर एलिमेंट्स। अर्थात हुंड के नियमानुसार वो तत्व जिसके पास ठीक आधे इलेक्ट्रॉन भरे हो या ठीक पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हो वो ज्यादा स्थायी होता है अपेक्षाकृत दूसरे के। तो भैया इसमें देख लो Mn2+ के पास में ठीक आधे इलेक्ट्रॉन भरे इसलिए Mn2+ ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है, जबकि Mn3+ के पास में D में 4 ही इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये कम स्टेबल। तो आप क्या लिखेंगे Mn2+ हैज एग्जैक्ट हाफ फिल्ड D सबसेल हेंस Mn2+ इज मोर स्टेबल। हिंदी में लिखेंगे कि Mn2+ के पास में D उपकोष ठीक आधा भरा हुआ है जो कि हुंड के नियमानुसार अधिक स्थायी है, अतः Mn2+ Mn3+ की अपेक्षा ज्यादा स्थायी है, अधिक स्थायी। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी अगली हेडिंग लिखेंगे। क्या अगली हेडिंग रहेगी कैटालिटिक प्रॉपर्टी अर्थात उत्प्रेरकीय गुण। क्या है भाई? चलो कैटालिटिक प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरकीय गुण। क्या होता है एक बार समझो। देखो पहले तो ये जान लीजिए उत्प्रेरक क्या होता है, ये कैटेलिस्ट क्या होता है। कैटेलिस्ट क्या होता है हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। The substance which will increases the rate of the reaction are known as the catalyst। अर्थात वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं जबकि वो अभिक्रिया में शामिल ना हो, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? अच्छा अब ऐसे सब्सटेंस उत्प्रेरक या कैटलिस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कैटलिस्ट होता है जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक ये दो प्रकार के हो गए पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होंगे जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे, इट मींस दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। निगेटिव कैटलिस्ट यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होंगे जो अभिक्रिया की दर को घटा देंगे, अर्थात those substances or those catalyst that will decreases the rate of the reaction are known as the negative catalyst। फिलहाल ये तो कैटलिस्ट के बारे में हो गया। अच्छा एक बात और सुन, मैं ये कह रहा हूं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये कैटलिस्ट वाली बात क्लियर हो गई। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका डी उपकोष कंप्लीट फिल नहीं होता है या पूर्ण भरा नहीं होता है, और जब पूर्ण भरा नहीं होता है तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या फिर परिवर्ती संयोजकता दिखा सकते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण या कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या लिखेंगे? द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक शोज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी because they can show the variable oxidation state or the variable valence। हिंदी में लिखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, इसलिए वे उत्प्रेरकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, जैसे पहला प्रोसेस है इनहेबर प्रोसेस। इनहेबर प्रोसेस अर्थात हेबर विधि में, हेबर विधि में
इन हेबर प्रोसेस क्या रिएक्शन होती थी? रिएक्शन होती है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स 2NH3, और कैटलिस्ट होता था आयरन, और यहाँ पर एक प्रमोटर होता है जिसका नाम है मोलिब्डेनम MO। जो रिएक्शन होती है वो कितने डिग्री पर होती है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसमें आयरन क्या है? आयरन है भैया उत्प्रेरक अर्थात कैटेलिस्ट, जबकि मोलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर है, प्रमोटर, और इसे हिंदी में कहते हैं वर्धक। क्या होता है वर्धक? ऐसा कोई कंपाउंड जो कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, उसे हम लोग कहते हैं वर्धक। द सब्सटेंस विच विल इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटेलिस्ट आर नोन एज द प्रमोटर। तो मोलिब्डेनम किसका काम करता है? वर्धक का काम करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी का दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है भैया H2C डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन का नाम लिख लेना। दूसरा एग्जांपल है, रिएक्शन का नाम साबातियर सेंडेरेंस रिडक्शन रिएक्शन, है ना। ये भी एक नेम रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है आपके। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या बनता है? बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब निकेल इसमें क्या है? निकेल इसमें कैटेलिस्ट है। निकेल इसमें क्या है? उत्प्रेरक है यानी कि कैटेलिस्ट। ऐसा क्यों करता है? ऐसा निकेल क्यों करता है? क्योंकि तुम्हें बताओ, निकेल जो है हाइड्रोजन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है अर्थात एरिया प्रोवाइड करता है, और उस एरिया पर आकर के क्या है, एथीन जब पास होती है तो वह हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाती है। तो निकेल इस रिएक्शन में एक उत्प्रेरक का काम करता है। क्लियर हुई ये बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी दो प्रॉपर्टी और हैं, वो आपको हम आगे के वीडियो में बता देंगे। ठीक है, कल आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। नमस्कार।